हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ध्यान से पढ़ना, जैसे परसेंटेज को हमने 9-10 लेक्चर में ख़त्म किया, सिमिलरली इस पे भी हम उतना ही टाइम लेंगे, लेकिन आज बेसिक को सबसे ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए देखते जाओ। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आज की वीडियो में टच नहीं होगा, प्रोपोर्शन शायद थर्ड या फोर्थ वीडियो तक आएगा। आज सिर्फ रेशियो पे बात होगी। रेशियो का मीनिंग क्या होता है, या पहले पूछूं अगर आपसे कि रेशियो है क्या, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, तो आपको कहना है कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स। थिंग्स कह लो या क्वांटिटीज कह लो। अब क्या मतलब हुआ इस चीज का, जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या ये चीज कंपेयर हो सकती है, जैसे मेरी हाइट ले लो और किसी बंदे का वेट ले लो, क्या ये सिमिलर चीजें हुई? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, एक आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, एक आप केजी में ले रहे हो, ये कैसे कंपेरेबल चीजें हैं? तो कहने का मतलब सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे हम चीजों को, चीजें सिमिलर भी होनी चाहिए। सिमिलर इन द सेंस कि वो सेम होनी चाहिए। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होनी चाहिए, और अगर ये मास है तो ये भी मास होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि दो ही चीजें कंपेयर हो, मोर देन टू भी हो सकती है। जैसे मान लो तीन स्टूडेंट्स की हाइट कंपेयर कर लो, एक 170 सेंटीमीटर का ले लो, दूसरा 180 सेंटीमीटर का ले लो, और तीसरा 165 सेंटीमीटर का ले लो। कहने का मतलब उनका यूनिट सेम होना चाहिए, और यूनिट सेम कब होता है? जब क्वांटिटी सेम हो। तो पहली चीज ये कि इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर सिमिलर थिंग्स और क्वांटिटीज। नेक्स्ट चीज क्या पता होनी चाहिए कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशो हैज नो यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने दो बंदे ले लिए ए और बी, और मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेट्स से क्या चीज कंपेयर करें, इनका वेट कंपेयर कर लेते हैं। तो ये मान लो ये 45 केजी का इंसान है और ये 65 केजी का इंसान है। तो केजी से केजी तो कैंसिल हो जाएगा ना, ओवरऑल इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। और भी सिंप्लीफाई होता है तो कर दो, 5 9 जा 5 13 जा। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि जो ए है वो बी से थोड़ा कम हैवी है। रेशो से एग्जैक्टली नहीं पता चलता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए जो है वो 9 केजी का है और बी जो है वो 13 केजी का है। रेशो जस्ट गिव्स अ रफ आइडिया कि बी जो है उसका वजन लगभग ए से 1.5 गुना होगा। देखो 9 का 1.5 गुना कितना होता है? 9 का 1.5 गुना होता है 13.5। तो ये 13 ही तो है लगभग। तो इससे एक आइडिया मिल गया कि बी जो है वो ऑलमोस्ट ए के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। रेशियो जस्ट गिव्स कंपैरिजन का आइडिया। जैसे मैं बोलूं कि दो लोग हैं ए और बी, और उनके मार्क्स का रेशियो है 1:3। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ए का 1 नंबर है और बी के 3 नंबर है। ऐसा हो सकता है कि इसके 10 हो तो इसके 30 हो, इसके 5 हो तो इसके 15 हो। 1:3 से सिर्फ एक आइडिया मिला कि अगर इसका 1 नंबर है तो इसके उसके 3 गुना होंगे। 3 गुना। वो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ए 50 नंबर लाया हो तो इसके 150 हो जाएंगे, हो सकता है ए के 75 हो तो उसके 225 हो जाएंगे। रेशो जितनी है वो मेंटेन करके रखनी है। 1:3 की है तो 1:3 की रहेगी। देखो यहाँ 1:3 की है, बिल्कुल है 1:3। 5 1 जा 5 3 जा 1:3। 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5 3 जा 1:3। 15 के टेबल से काटूंगा, 15 5 जा 15 15 जा, फिर 5 1 जा 5 3 जा। यानी अगर मैं बड़ा बड़ा नंबर भी बना रहा हूं तो मैं रेशियो चेंज नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि 1:3 की रेशियो थी दो नंबर्स में या दो स्टूडेंट्स के मार्क्स में, तो मैं दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूं। रेशियो में हम ये दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कोई मेरे को बोले कि 1:3 का रेशियो है, इसमें भी 2 प्लस कर दो, इसमें भी 2 प्लस कर दो, तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? 1 + 2 बन जाएगा 3 और 3 + 2 बन जाएगा 5। तो ये तो रेशियो ही बदल गया।
वो 1:3 का रेशो था, ये कितना बन गया 3:5 का। और 1:3 और 3:5 बराबर नहीं होते, तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि मेरे को कहीं पे दिखे 6:7 तो मैं इधर से भी -1 कर दूं, इधर से भी -1 कर दूं। आई कैन नॉट डू दैट। ये बन जाएगा 5:6 एंड दे आर नॉट इक्वल। रेशो में क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देखो मैंने ले लिया मान लो 1:2, तो आप अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ गलत नहीं होगा। क्या बनेगा, ये बनेगा 10:20। तो ये अभी भी तो 1:2 ही है। ध्यान से देखें अगर, तो 0 से 0 कटेगा, ये 1:2 ही तो है अभी भी। आप दोनों को 10 से ना करके मान लो 25 से कर लो, तो रेशो क्या बनेगा, 1:25 इज 25, 2:25 इज 50। इट्स स्टिल 1:2। 1:2 का बस इतना ही मतलब है कि ये जितना मर्जी हो, सामने वाला इसका डबल होना चाहिए। तो क्या ये 25 का डबल नहीं लिखा गया सामने? तो जब जब इस क्वांटिटी का डबल यहां होगा, रेशो 1:2 ही बन रहा होगा। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस नंबर से यहां, उसी नंबर से यहां। ऐसा नहीं करना कि 1:2 का रेशो देखा, यहां 10 से कर दिया, यहां 5 से कर दिया। वैसा नहीं कर सकते, रेशो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा, तो ये तो 1:1 का रेशो बन गया। मैंने 1:2 को 1:1 में बदल दिया, विच आई कैन नॉट डू। डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कहीं पे मान लो मेरे को रेशो दिख जाए 30:45, मैं इसको सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूं, जैसे मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ। 5 1 जा, 5 6 जा, 5 1 जा, 5 9 जा। अभी आ गया 6:9। मैं अभी भी इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। यानी फाइनली 2:3 आया, और 2:3 और 30:45 में कोई फर्क नहीं है। 30:45 सीधा सीधा भी 2:3 था। क्यों, 15 के टेबल से काट के देखो, 15 2 जा, 15 3 जा। यानी डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें आप कर सकते हो, और आगे आने वाले टाइम में मैं करूंगा भी। नेक्स्ट चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर कुछ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं A:B। कुछ लोग इसको बोलते हैं A:B, वो गलत है। माना ये A और B की रेशियो है, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करना है इसको, A:B। तो A:B बोलूंगा तो आप समझ आना कि मैं ये इस चीज की बात कर रहा हूं। और ये चीज फाइनली किसके बराबर होती है, A/B के। तभी तो ये कैंसिल हो पा रही है। खुद सोचो, मैं ऐसे लिख रहा हूं 20 kg/30 kg, और फिर मैं इनको काटना शुरू कर रहा हूं। तो काट मैं तभी पा रहा हूं क्योंकि ये अपॉन में है। इसको ध्यान से देखो तो ये A/B लिखा जा सकता है, और A/B यानी कि 20 kg/30 kg। तभी तो kg से kg कट रहा है और 0 से 0 कट रहा है, और ये बन रहा है 2/3, जिसको आप बोल सकते हो 2:3। यानी रेशियो और फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं होता। रेशियो अल्टीमेटली फ्रैक्शन ही होती है, बस उसको रेशियो बोल दिया जाता है। फिर तीसरी चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि माना इसको A:B बोलते हैं, लेकिन इसमें A कौन है और B कौन है। तो इसमें A को बोलते हैं एंटीसीडेंट, और B को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ A:B नहीं देता क्वेश्चन में आजकल। आजकल पता क्या बोल देता है, कहता है कि एंटीसीडेंट जो है वो 5 है, और कॉन्सिक्वेंट जो है वो 4 है। बच्चा सोचता पता नहीं किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की बातें कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि रेशियो है 5:4 की। तो वो तभी मालूम होगी कि अगर पता होगा कि इसमें ए किसका रोल प्ले कर रहा है, बी किसका कर रहा है। तो जो पहले आता है उसको एंटीसीडेंट बोलना है, जो बाद में आता है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलना है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए, एक टर्म आती है डुप्लीकेट रेशियो। तो कोई मुश्किल काम नहीं डुप्लीकेट रेशियो निकालना। जैसे आपको मैं कोई रेशियो दे दूं पहले से, लेट से दे दी 2:3, और आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है सिर्फ। तो डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगी, 2 का स्क्वायर कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो, 4:9। इसी का उल्टा सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे आपसे पूछ लिया सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल दो 16 की और 25 की। देखो जब डुप्लीकेट बोली है तो स्क्वायर करना है, लेकिन जब सब डुप्लीकेट बोली है तो स्क्वायर रूट लेना है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलती है,
इनका स्क्वायर रूट निकालो। तो 16 का स्क्वायर रूट इज टू 25 का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, यानी ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। डुप्लीकेट रेशो का रिवर्स ही तो सब डुप्लीकेट रेशो है, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। जैसे मैं बोलूं 4 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 16, मैं बोलूंगा 16 का अंडर रूट आप बोलोगे 4, तो एक दूसरे के रिवर्स ही तो है। स्क्वायर करके ये मिल रहा है और रूट करके वापस वो नंबर मिल रहा है। तो डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। डुप्लीकेट रेशो बोले तो स्क्वायर कर दो, सब डुप्लीकेट बोले तो स्क्वायर रूट ले लो। हाँ, ये गिवन होगा, जिसका करना है वो तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में, और ये आपको निकाल के देना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करना है। जैसे ट्रिप्लीकेट रेशो बोली होगी आपको, लेट्स से 4 और 5 की, तो कुछ नहीं करना है, 4 का क्यूब कर देना है, 5 का क्यूब कर देना है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। क्यूब आप जानते हो 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ट्रिप्लीकेट में कुछ नहीं करना, जस्ट क्यूब्स करने हैं जो नंबर गिवन होंगे। और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट की एग्जांपल ले लो, मान लो आपसे बोलिए 512 और 1331 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकाल दो, 512 और 1331। तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्यूब रूट लेके बनती है। तो क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ 1331। 512 का क्यूब रूट होता है 8, 1331 का होता है 11। क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो कि 512 जो है वो 8 का है और 1331 किसका? 11 का। कभी बीच में कैलकुलेशन की सारी चीजें बताऊंगा कि क्यूब रूट पता कैसे करते हैं, अभी वो टाइम नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसमें मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। ये कोई बहुत ही छोटे लेवल का पेपर होगा तो उसमें पूछेंगे, आपसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में। तो क्या क्या चीजें पता चली? डेफिनेशन, रेशो को कोई यूनिट नहीं होता, देन डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ये सब चीजें पढ़ ली। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कंपाउंड रेशो क्या होती है, जिसको हम मिक्स्ड रेशो भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत आसान है निकालना। जैसे मान लो मेरे को कोई रेशो दी है 2:5 और दूसरी दी है 3:16, और बोलते हैं कि बताओ इनकी कंपाउंड रेशो क्या होगी। तो कंपाउंड रेशो निकालने के लिए कुछ नहीं करते, यहाँ पे एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां पे कॉन्सिक्वेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों के एंटीसीडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं पूछूं इसका एंटीसीडेंट कौन है, आप बोलोगे 2, मैं पूछूंगा इसका कौन है, आप बोलोगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 और वहां आ जाएगा 5 इंटू 16। तो 2 3 ज़ा 6, 16 पंजे 80, दोनों तरफ 2 के टेबल से काट सकते हो, तो 2 3 ज़ा 2 40 ज़ा, तो 3:40 आपकी कंपाउंड रेशो आ जाएगी। कैसे निकालते हैं? इस तरफ एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं और उस तरफ कॉन्सिक्वेंट्स। जरूरी नहीं है कि 2 पे क्वेश्चन बेस्ड जाएगा, 3 पे भी आ सकता है। तो 3 पे आएगा तो यहाँ तीसरा वाला कर देना और यहाँ इसका तीसरा वाला कर देना, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे याद रखो कि पहले पहले मल्टीप्लाई करने हैं और वहां दूसरे दूसरे मल्टीप्लाई करने हैं, तो कंपाउंड रेशो निकल जाती है। इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। अब जो पेपर में चीजें पूछी जाएंगी उस पर आ जाओ। मैं चाहता तो सीधा यहीं से भी शुरू कर सकता था, लेकिन वो जो छोटी छोटी 6 7 की बुक्स में बातें लिखी हुई हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ये बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? बोला हुआ है इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिमाग नहीं लगाना, जो ए के सामने दिया वो ए की वैल्यू, जो बी के सामने दिया वो बी की वैल्यू, और वहां पुट कर देनी है, दैट्स इट। तो क्या चाहिए आपको? 5a
प्लस 2b इज टू 3a प्लस 4b। तो बस a की जगह a डाल दो। a कितना है? a 3 है, तो इधर 3 आ जाएगा, प्लस b की जगह 2 डाल दो। मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में कोई मतलब नहीं है, सेम ही होते हैं। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 इज टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 8, 15 और 4 19, 9 और 8 17। ये रहा सी ऑप्शन। कोई के लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो लेके भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ऐसे क्वेश्चन में सीधी वैल्यू पुट कर देनी है, ए की 3 बी की 2, तो आराम से निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ए और बी का रेशो दिया हुआ है 2:3, और आपको सी और बी का रेशो दिया 5:6, और एंड में आपसे कंबाइन करके रेशो पूछा जा रहा है। तो रेशो कंबाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। सबसे पहले जो दिया वो लिखते हैं। ए इज टू बी दिया है 2:3, और सी इज टू बी दिया है 5:6। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर जरूर होगा, जो कि आपको साफ साफ बी दिख रहा है। बी इसके पास भी है, बी वहां भी है। तो जब बी दोनों जगह आ रहा है तो क्या उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, बी तो वही है, ये कोई कैपिटल बी तो है नहीं, वही बी है, तो इट कैन नॉट टेक डिफरेंट वैल्यू। तो आपको बी यहाँ 3 दिख रहा है, आपको बी वहां 6 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल ना, दोनों को सेम करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का 6 बना सकते हो, तो आप बोलोगे बड़े मजे से 3 प्लस करके नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम रेशियोज में प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। और एक चीज और बता चुका हूं कि अगर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि रेशियो डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें क्या चेंज आ जाएगी, ये बन जाएगा 4:6। अब इसको वापस काट के 2:3 मत बना देना। 4:6 क्यों बनाया? क्योंकि मुझे बी सेम करना था। अब देखो बी सेम हो गया। अब जब बी सेम हो गया तो अब इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो a इज टू बी इज टू सी क्या बन जाएगा, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 6, और c की वैल्यू अनटच्ड रही 5। तो 4:6:5 इज योर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है, 4 6 5। ठीक। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है और उसको सेम करना होता है। यहाँ मजे से सेम हो गया, क्योंकि यहाँ 3 दिया था और यहाँ 6 दिया था, तो 3 का 6 आसानी से बन जाता है। लेकिन आने वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ 7 दिया होता, तो फिर आप 3 का 7 नहीं बना सकते थे ना, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो उसको कैसे टैकल करेंगे वो भी बताऊंगा। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें कितनी रेशियोज कंबाइन करनी थी, 3। अब कितनी आ गई, 4। तो जब 4 वाला केस आ जाए, ये बड़े ध्यान से समझना, इसको कैसे करते हैं। जब भी 4 वाला केस आ जाए, पहले से ही बड़ा बड़ा लिख लो, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो 4 वाला केस बन गया। 3 के लिए ये मेथड नहीं लगाना, 3 के लिए वही कि जो एलिमेंट कॉमन है उसको सेम करेंगे, लेकिन 4 के लिए सबसे बेस्ट मेथड है जो भी बता रहा हूं। बस इसमें आप वैल्यूज डालते जाओ। तो ए और बी की कितनी वैल्यू है, 2 5, तो बस लिख देंगे 2 और 5। 2 और 5 लिख दिया। देन बी और सी की वैल्यू डाल दो, कितनी दी है, 4 और 7। अब इस लाइन में तो बी की वैल्यू डल नहीं सकती, क्योंकि इस लाइन में बी ऑलरेडी आ चुका है, तो नेक्स्ट लाइन में चलो। नेक्स्ट लाइन में बी और सी की वैल्यू डाल दो, 4 और 7। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में करना जैसे मैं कर रहा हूं, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन डालनी है सी और डी की। सी और डी की वैल्यू दी है 9 और 14, तो यहां तो आएगा नहीं सी, तो नीचे चलो। अब जब इतना काम हो गया तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ब्लैंक बची हुई हैं। जैसे यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ भी कुछ नहीं आया, ये भी खाली स्पेस है, ये भी खाली स्पेस है, ये भी खाली स्पेस है, और ये भी खाली स्पेस है। इतनी ही स्पेसिस ब्लैंक है। अब इन ब्लैंक स्पेसिस का कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, जो इसके सामने दिख रहा होता है वो फिल कर देते हैं। तो इसके जस्ट सामने क्या दिख रहा है, 5, तो इधर भी 5, इधर भी 5। जो सामने दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली सामने दिख रहा है, वर्टिकली नहीं। वर्टिकली तो साथ में था इसके साथ, बिल्कुल इसके सामने जो दिख गया, 5 दिख गया, 5 डाल दिया। अब मैं पूछू इसके सामने क्या दिख रहा है, आप बोलोगे 7।
तो 7 डाल दो। इसको सामने क्या दिख रहा है 4, तो 4 डाल दो। इसको सामने कौन दिख रहा है 9, तो 9 डाल दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, जो सामने दिख रहा है वो लिखना है बस। जब सभी ब्लैंक्स फिल हो गए, फिर देखना है कि सभी ब्लैंक्स में कुछ कॉमन है। तो मुझे यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, लेकिन इस लाइन में 5 आया ही नहीं, यानी 5 कॉमन नहीं है। मुझे इस पे भी 9 दिख रहा है, इस पे भी 9 दिख रहा है, इस पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ 9 नहीं आया। 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, यहाँ 7 ही नहीं है, यानी सभी में तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर आप संतुष्ट हो कि सभी में कुछ कॉमन नहीं है, तो दैट्स इट, बस मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में तो यहाँ आंसर, इनको आपस में तो इधर आंसर, इनको आपस में, इनको आपस में, तो कर देंगे मल्टीप्लाई। कोई मुश्किल काम थोड़ी मल्टीप्लाई करना। 2 4 8, 8 9 72। तो अगर कोई ऑप्शन है जो शुरू ही 72 से हो रहा है तो उसको हम कर सकते हैं। वैसे सभी में 72 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये भी 36 है, तो कोई गारंटी नहीं है। 36 भी 72 से कट के ही बना हुआ है, तो अभी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इसको स्ट्रेट अवे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौक 20, 20 इंटू 9 180। ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 144 है। अभी भी 3 ऑप्शन पे हम बने हुए हैं। 5 7 35, 35 इंटू 9, 350 में से 35 के 315। अब कोई और ऑप्शन जिसमें रिजेक्ट कर दे। 245 वाला तो नहीं हो सकता। अब बात सिर्फ इन दोनों में पेंडिंग है। अब लास्ट वाला 7 5 35, नहीं ऐसे कर लेते हैं। 14 7 98, 98 इंटू 5, 98 का डबल 980, 980 का आधा 490। तो यही ऑप्शन बचा और यही सही है। थोड़ी सी मेहनत लग रही होगी आपको, लेकिन इसमें गलती का कोई स्कोप नहीं है। जो जो वैल्यूज दिख रही हैं वो फिल कर देनी है, जो ब्लैंक स्पेसिस हैं वहां पे वही चीज लिखनी है जो उनके सामने दिख रही है। बोलो तो मैं फिर से कर दूं। कर देते हैं जल्दी से, अब मैं टाइम नहीं लूंगा। ए बी सी डी लिया, जो वैल्यूज दी होती है वो फिल करनी होती है। ए और बी की 2 5 है, डाल दी। बी और सी की 4 7, ये डाल दी। सी और डी की 9 14। ब्लैंक स्पेसिस हैं, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 9, इधर 9। अब सभी में देख लेना होता है एक बार, कुछ कॉमन तो नहीं है। तो हम देख चुके हैं कि कुछ कॉमन नहीं है, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम। 2 4 8, 8 9 72, 5 चौक 20, 20 इंटू 9 180, 5 7 35, 35 इंटू 9 315, और 14 7 98, 98 इंटू 5 490। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इनमें इन्होंने कटना होता तो वो ऊपर कुछ कॉमन जरूर होता। तो अब यही आंसर है, इनमें कुछ कैंसिल आउट होने की संभावना नहीं है। खुद सोचो, ये 5 के टेबल से कटेगा, ये 5 के टेबल से कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये थोड़ी कटेगा। तो अगर एक भी नहीं कट रहा तो मैं नहीं काट सकता। तो दिस इज योर आंसर। तो अगर ये मेथड आ गया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। अगेन सेम क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा यहाँ 4 थोड़ी मिक्स करने हैं, लेकिन खुद सोचो, क्या ए का डी से डायरेक्ट रिश्ता है? ए का डायरेक्ट डी से कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो, ए का बी से और सी से तो है, लेकिन फिर सी का डी के साथ है। तो मेरे से एंड में पूछ लिया कि ए और डी को कंबाइन करके दो, तो ए डायरेक्टली डी से कंबाइन नहीं होगा, यहां मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि मेरे को फिर वही स्ट्रक्चर बनाना है, ए बी सी और डी। तो जो पहली लाइन में लिखा है वो डाल दो, क्या है 2 3 और 5। अगली लाइन में क्या है सी और डी, 2 और 5, 2 और 5। अब आप जानते हो क्या करना होता है, ब्लैंक स्पेसिस फिल करनी होती है। तो ब्लैंक स्पेसिस में सामने वाली चीज डालनी होती है। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2। सभी में 5 कॉमन तो नहीं है, और सभी में 2 कॉमन भी नहीं है। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इसके पास 2 ही नहीं है। तो सभी में कुछ कॉमन नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई देम। 2 2 4, 5 5 25। मैंने सारे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरे से ए और डी पूछा था। तो हम ये और ये निकाल के क्या अचीव कर लेंगे, फालतू मेहनत क्यों करें। तो ए इज टू डी कितना आ गया 4 इज टू 25। 4 इज टू 25 इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो कभी वो ए को डी से कंबाइन करने को बोलेगा, कभी सभी पूछ लेगा, लेकिन मेहनत उतनी ही लगी। ए को डायरेक्टली डी से कंबाइन करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मेरे को सभी ही निकालने पड़ेंगे। चाहो तो यहाँ लिख लो कि ये 6 आएगा और ये 10 आएगा। तो ए और डी का रेशो तो इन्हीं से मतलब है ना। तो 4 इज टू 25, और 4 और 25 नहीं कटते हैं, दैट्स वाई 4 इज टू 25 आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएंगे, तो जो भी आपके पास है प्रैक्टिस वाली, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपने घर पे जाके बनाने हैं, और नहीं बनेंगे तो कल पूछ लेने हैं। वैसे हो नहीं सकता कि ना हो। सबसे पहले क्या दिया है,
तीन चीजें आपस में बराबर दी हैं, तो जो दिया है वो लिख लो। 6a बराबर 4b बराबर 9c, और एंड में क्या पूछ रहा है कि a इज टू बी इज टू सी क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है कि ये तीन चीजें अगर आपस में बराबर है तो किसी चीज के बराबर तो होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यार इनकी कोई वैल्यू तो होगी, वो मुझे नहीं पता। तो वो वैल्यू आपने क्या लेनी होती है, या तो 1 ले लो या ले लो इन सभी का एलसीएम। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो स्ट्रेट अवे 1 ले लो और 1 के बाद थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं दोनों तरीकों से करके दूंगा। या आप क्या करो, एलसीएम लो किस किस का, 6 का, 4 का और 9 का, और वो यहाँ पुट कर दो। तो 6 4 9 का एलसीएम अगर आपको सीधा नहीं पता चलता तो निकाल लो, जैसे छोटे बच्चे निकालते हैं। 3 से कर लो, 3 2 जा 4 नहीं जाएगा, 3 3 जा, फिर 2 से कर लो, 1 जा 2 जा 3 जा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। इतना काम तो आप कर ही पाओगे, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब जब ये कर लिया, तो अब क्या मैं पूछूं क्या 6a इस चीज के बराबर है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि जब ये सारे ही बराबर हैं 36 के, तो ये इंडिविजुअली भी 36 के बराबर हैं। तो ठीक है, माइंड में सोचो या लिख ही लो कि अगर 6a 36 के बराबर है तो क्या a की वैल्यू मिल नहीं गई। a की वैल्यू डेफिनेटली मिल गई 6, क्योंकि ये 6 से कट जाएगा 6 बार। a की वैल्यू आ गई 6, यहां डाल दो। फिर b को पकड़ो, फिर आप बोलोगे कि 4b भी 36 के बराबर है, तो लिख लो 4b बराबर 36। तो क्या 4 से 36 कट नहीं जाएगा 9 बार, तो b की वैल्यू भी आ गई आपके पास 9, तो b की वैल्यू यहाँ 9 डाल दो। फिर आ जाओ c पे, तो आप बोलोगे 9c भी 36 के बराबर है, तो 9c बराबर 36, 9 1 जा 9 4 जा, c की वैल्यू आ गई 4, एंड दिस इज योर आंसर, 6 is to 9 is to 4, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, मैंने एलसीएम के बराबर पुट किया तो सीधा आंसर आ गया। अब 1 लेके करेंगे तब भी आंसर आएगा, पहले ये नोट कर लो। लेट्स से कि आपको एलसीएम का नहीं आइडिया, तो 1 लेके भी आराम से हो जाएगा। 6a बराबर 4b बराबर 9c, लेकिन उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा बाद में। मैंने ले लिया सभी को 1 के बराबर, तो मैं पूछूं a की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे 1/6। कैसे कि अगर 6a 1 के बराबर है तो a की वैल्यू तो 1/6 आ गई ना। ये सभी चीजें 1 के बराबर हैं, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको a की, b की और c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी 1/6, b की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/9। और रेशो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होती, रेशो इज ऑलवेज इन साफ सुथरी फॉर्म, कोई उसमें डेसिमल नहीं होता, कोई उसमें फ्रैक्शन नहीं होती। अगर इस फॉर्म में रेशो आ रहा है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदला जाता है, फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो लेना ही पड़ रहा है ना, तो व्हाई नॉट इन फर्स्ट स्टेप, हम ये 1 वाला झंझट क्यों करें। फिर 6 4 9 का एलसीएम अभी निकाला था 36, तो हर टर्म को 36 से मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, 4 से 36 कट जाएगा 9 बार, और 9 से 36 कट जाएगा 4 बार। फिर से आंसर क्या बना, 6 is to 9 is to 4। तो कान जैसे मर्जी पकड़ो, पहुंचना आपने वहीं पे है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप 1 लेके ना करें, सीधा ही पहले स्टेप में एलसीएम ले लें, तो आप कुछ सेकंड्स बचा पाएंगे पेपर में। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ सीधी सीधी वैल्यूज थी और यहाँ पे अपॉन में वैल्यूज हैं, तो सेम प्रोसीजर, कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे। अब एक मेथड सीख लिया तो उसी पे टिके रहेंगे। तो ये लिख रहा है 3/2x बराबर 5/7y बराबर 6/5z। अगेन तीन चीजें बराबर हैं तो किसी चौथी चीज के बराबर तो होंगी। यू कैन गो बाय एलसीएम, या अपॉन में आप 1 भी प्रेफर कर सकते हो। चलो पहले 1 लेके कर देता हूँ। अभी अगर सारे 1 के बराबर हैं तो इंडिविजुअली 1 के बराबर होंगे, तो मैं एक करके दूंगा, बाकी खुद ही डिराइव हो जाएंगे। तो अगर ये पहला वाला 1 के बराबर है तो यू विल सी कि 3/2x की वैल्यू 1 है, तो क्या x की वैल्यू 2/3 नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये 2 वहां 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 वहां नीचे पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यानी x की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा ही तो किया और x की वैल्यू आ गई, तो बस ठीक है। उल्टा करना है अगर, तो फिर मैं सारे क्यों सॉल्व करूं, x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 7/5,
और z की वैल्यू 5/6। तो सारे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना होता, एक से आइडिया ले लेना होता है कि ये हुआ क्या। इसके साथ 3/2 लगा था तो x की वैल्यू आ गई 2/3 यानी कि रेसिप्रोकल। तो फिर सारों में क्यों हम रेसिप्रोकल निकालें? 5/7 को उल्टा कर दिया 7/5 और 6/5 को उल्टा कर दिया 5/6। अगेन आप जानते हो रेशियो कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं होती, आपको इनके डिनोमिनेटर खत्म करने हैं। और डिनोमिनेटर खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। तो 3, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। निकाल के देख लेना, 30 आ जाएगा। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सामने दिख रहा है कि 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, 6×5 = 30। अब 30 एलसीएम आ गया तो सभी को 30 से मल्टीप्लाई कर, तो सभी को करना है, एक को नहीं करना। रेशियो में सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने की आजादी है हमारे पास। इसको भी 30 से, इसको भी 30 से और इसको भी 30 से। फायदा क्या होता है इससे कि 3 से 30 कट जाएगा 10 बार, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार। और इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 10 = 20, 7 6 = 42 और 5 5 = 25। तो 20 42 25, 20 42 25 डी ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ। वाओ नाइस। 20 42 25, मैं डी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ क्या बुक में यही था। यस, फोर्थ ऑप्शन इज 20 42 25। तो यही इसका सही आंसर है। वही सब कर रहा हूँ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, सभी को 1 के बराबर माना, सभी को एलसीएम के बराबर भी ले सकते हो, लेकिन आपको भी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना नहीं आता होगा। वैसे फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का ही लेना होता है और नीचे वालों का लेना होता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या 2 7 और 5 में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे नहीं, सिवाय 1 के कुछ कॉमन नहीं है। देखो 2 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 1। तो सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, तो 3 5 और 6 का एलसीएम 30 ही होता है, यानी आप यहाँ 30 करके भी कर सकते हो। कर देता हूँ। 3/2x बराबर 5/7y बराबर 6/5z। और सभी को किसके बराबर लेना है? एलसीएम के बराबर। एलसीएम किनका? न्यूमरेटर्स का। कितना आया था? 30। तो अब ये इंडिविजुअली 30 के बराबर होना शुरू हो जाएंगे। 3/2x बराबर 30, तो आप 3 से 30 काट सकते हो 10 बार और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ अगर x इज टू वाई इज टू जेड लिखूँ तो x आ गया 20। फिर आते हैं y पे, y वाला यहाँ सॉल्व करते हैं। 5/7y बराबर 30, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, y की वैल्यू आ गई 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ y 42 डाल दो और z की वैल्यू भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6/5z बराबर 30, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, z आ गया 25। यानी जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा 20 42 25, जो कि डी ऑप्शन है। लेकिन किसी एक मेथड पे आ जाओ, मेथड बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो एक टाइम के बाद तो आप फ्लेक्सिबल रहोगे, जब आपको काफी नॉलेज हो जाएगी मैथ की तो आप फिर रट्टे नहीं मारोगे किसी भी चीज को, क्योंकि आपको पता है मैं जिस मर्जी मेथड से क्वेश्चन करूंगा मेरा आंसर आएगा ही आएगा। ये विद टाइम डेवलप हो जाएगा। 5 मिनट में, 10 मिनट में या 10 दिनों में ये सब चीजें नहीं होती, बट हो जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट लगेगी। दिखाते हैं आपको ये भी। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सिखाऊंगा आपको अच्छी चीज। देखो, अभी तक आपको ए बी सी का रेशो दे रहा था, लेकिन यहां दे दिया a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। यहाँ कुछ प्लस फॉर्म में दे दिया कंबाइन करके, यानी मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू तो किसी की नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब अगर मेरे को a प्लस बी 7 दिख रहा है तो इसमें ए और बी थोड़ी पता चल रहे हैं कितने कितने होंगे, और गेस वर्क तो करना नहीं है कि मैं एक को 5 ले लूँ, एक को 2 ले लूँ, एक को 4 ले लूँ, एक को 3 ले लूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन का बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। हाउ मच इट इज गिवन? 7 6
5। अब आपको देखना है कुछ थोड़ा दिमाग लगा के कि क्या कुछ बन रहा है यहां। तो आप देख पा रहे हो कि ए भी 2 बार आया, ए इधर भी है, ए इधर भी है, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आ रहा है। हर चीज 2 2 बार आ रही है। अब हर चीज 2 2 बार आ रही है तो क्या मैं इनको ऐड कर लूं? ऐड मैं कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है। आप ऐड करके घर पे भी देख लेना, कोई आंसर में फर्क नहीं आता। जब सभी को ऐड करूंगा तो मैं पूछूंगा आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी बराबर 7 और 6 13 और 5 18। प्लस कर लिया सभी को, क्योंकि प्लस करके फायदा हो रहा था मेरे को। प्लस करके ये फायदा हुआ कि हर एक चीज 2 2 बार आ गई। अब 2 2 बार आ गई तो 2 कॉमन आ जाएगा सभी में से, और 2 से मैं 18 काट पाऊंगा। दैट मीन्स मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 9। और थोड़ी सी मैंने क्वेश्चन पे नजर मारी तो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वहां भी दी हुई है। कितनी दी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू? 27। और मेरे मुताबिक कितनी आई? 9। क्वेश्चन में वैल्यू दी है 27 और मेरे मुताबिक आई 9। तो क्वेश्चन की वैल्यू मैटर करती है कि मेरी? ऑब्वियसली क्वेश्चन की, कि मैं कौन हूँ। जिसने क्वेश्चन बनाया है ही इज द मोर इंपॉर्टेंट पर्सन देन मी। तो उसने अगर 27 बोला है तो मुझे अपने 9 को 27 बनाना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ी हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड होगा। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 27 होना चाहिए, तो आप 9 नहीं रख सकते, आपको इसको 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 9 का 3 गुना 27 होता है। मजे से 3 गुना करोगे हो जाएगा, तो बस इसको भी 3 गुना कर लो, इसको भी 3 गुना कर लो, और इसको भी 3 गुना कर लो। आप भूल जाओगे यहाँ प्लस कभी किया भी था, वो तो अपने फायदे के लिए किया था। वापिस आ जाओ इज टू, और यहाँ भी इज टू की साइन डाल दो। आप ये प्लस करके ये निकाल पाए कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9, और 9 नहीं चाहिए 27 चाहिए, तो 3 गुना किया ना। तो मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। क्वेश्चन में था ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, जिनकी वैल्यू थी 7 6 और 5, जो कि मैं सॉल्व करके देख पाया हूँ कि मेरे को इनका कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। तो करो। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 21, बी प्लस सी की आ जाएगी 18, और सी प्लस ए की आ जाएगी 15। इससे फायदा ये होगा कि अब सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 है। तो अगर इसमें ए प्लस बी की वैल्यू 21 रखी, ए प्लस बी की वैल्यू 21 रखी, तो सी निकल गया, सी आ गया 6। ए प्लस बी की वैल्यू 21 रखी, तो भाई 21 में कितने प्लस करूं कि 27 बन जाए? 6। तो सी की वैल्यू 6 आ गई ना, तो सी आ गया 6। अब जैसे सी 6 आ गया, यहां डाल देंगे। तो मैं पूछूं कितने में 6 ऐड करूं कि 18 बन जाए? आप बोलोगे 12 में, तो बी की वैल्यू भी आ गई 12। जैसे बी की वैल्यू आ गई, ए भी निकल जाएगा। बी की वैल्यू यहां 12 डालो, तो ए कितना हो जाएगा? मैं पूछूं 12 में कितने प्लस करूं कि 21 आ जाए? 12 में कितने प्लस करूं कि 21 आ जाए? आप बोलोगे 9, तो ए आ गया 9। आपसे शायद यही पूछा होगा, नहीं, आपसे इनका रेसिप्रोकल रेशो पूछा, वो भी निकाल दूंगा। फिलहाल आप याद रखो कि हमने ए बी सी कितने निकाल दिए, 6 12 और 9। मैंने स्टार्ट में क्या किया, मैंने सभी को प्लस किया, क्योंकि प्लस करके फायदा ये हुआ कि हर एक चीज 2 2 बार आ गई। 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। कितनी आई मेरे मुताबिक? 9, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक थी 27। जिससे मेरे को एक आइडिया मिल गया कि मेरे को अपने क्वेश्चन की हर वैल्यू को 3 गुना करना है। 9 का 27 तभी बनता है कि मैं 3 टाइम्स करूं, तो मैंने बस 3 टाइम्स कर दिया सभी का। इसका भी किया, इसका भी किया, इसका भी किया। इसका 3 टाइम्स किया तो 21 बन गया, उसका 3 टाइम्स किया तो 18 बन गया, उसका 3 टाइम्स किया तो 15 बन गया। और जब तीनों की वैल्यूज आ गई, तो मैंने क्वेश्चन की वैल्यू का यूज किया कि ए प्लस बी प्लस सी 27 है, तो अगर उसमें ए प्लस बी की वैल्यू रखी जाए जो कि 21 है, तो सी निकल जाएगा मजे से। तो सी निकल गया 6। जैसे सी निकला, मैंने बी निकाल लिया, क्योंकि 6 में कितने ऐड करूं कि 18 बने? तो आप बोलोगे 12। जैसे बी निकला, मैंने ए निकाल लिया कि 12 में कितने ऐड करूं कि 21 बने? आपने कहा 9। तो ए बी सी तीनों आ गए, ए आ गया 9, बी आ गया 12, सी आ गया 6। ए 9 बी 12 सी 6। ए 9 बी 12 और सी आ गया 6। अब जो चाहिए वो हम निकाल देंगे, उसको रेसिप्रोकल रेशियो चाहिए, हम निकाल देंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। उसको चाहिए 1/a
1/b 1/c, नो प्रॉब्लम। 1/a यानी कि 1/9, 1/b 1/12, 1/c 1/6। अब आप जानते हो आंसर इस प्रकार नहीं दिया जाता, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 9, 12 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 9, 12 और 6 का एलसीएम, तो 9, 12, 6 का एलसीएम आ जाएगा 36। यस, क्योंकि 18 से काम नहीं चलेगा, 36 से बात बन जाएगी। तो सभी का एलसीएम 36 आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल लेंगे साइड पे, एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई। 9 चौक 36, 12 त्रिया 36, 6 छिक्के 36। रेशियो आ गई 4:3:6। कौन सा ऑप्शन है ये? सी ऑप्शन। ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि ये टीयर 2 में आया हुआ है। तो जो टीयर 2 में क्वेश्चन आते हैं वो कोई इतने आसान भी नहीं होते, बट एक बार ये अप्रोच आती हो कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, फिर तो आसान ही है। अब मैं एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही ले आऊँ आपके सामने, आपने बोलना मेरे को पता कैसे करते हैं। पहले प्लस करना होता है, फिर वहां से a + b + c की वैल्यू निकालनी होती है, फिर उसको क्वेश्चन की वैल्यू से कंपेयर करना होता है। जब कर लोगे फिर क्वेश्चन की हर वैल्यू को चेंज करना पड़ता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और सभी की वैल्यूज आ जाती हैं a b c की, फिर वो जो मर्जी पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 बारी देखने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर देखना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो फिर भी आपका इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो ये क्वेश्चन एक खुद से कोशिश एंड देन मेरा सोल्यूशन। देखो क्या कह रहे हैं जी, 3 नंबर्स आर इन द रेशो। क्या रेशो है उनकी? a:b:c। मैंने 3 नंबरों को क्या मान लिया? मैंने तीनों नंबरों को मान लिया a, b और c। उनका रेशो क्वेश्चन में क्या दिया है? 1/4:5/9:7/12। ये नंबर्स का रेशो है। तो जरा इस रेशो को हम चेंज कर ले, क्योंकि रेशो इस फॉर्म में रहेगा तो हमें कुछ नहीं समझ आएगा, और रेशो इस फॉर्म में होना भी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 4, 9 और 12। 4, 9 और 12 का एलसीएम लेना है, जो कि 36 होता है, क्योंकि 18 से काम नहीं चलेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 36। जैसे एलसीएम 36 आ जाएगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 36। तो इसको भी 36 से कर लो, इसको भी कर लो और इसको भी कर लो। तो 4 से 36 कटेगा 9 बार, 9 से 36 करेगा कटेगा 4 बार, और 12 से कटेगा 3 बार। तो ये कितना बन जाएगा? 9 × 1 = 9, 5 चौक 20, 7 या 21। तो मेरे पास नंबर्स का रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। यानी कि मुझे रेशियो ये बहुत बेकार लग रहा था, तो मैंने रेशियो जो है सही फॉर्म में बना लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 180। डिफरेंस किस किस का? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। क्वेश्चन में कितना दिया है? 180। आप देखो आपका कितना बन रहा है। आपके मुताबिक ग्रेटेस्ट नंबर क्या सी है? आप बोलोगे यस। अकॉर्डिंग टू यू, योर ग्रेटेस्ट नंबर इज सी एंड योर स्मॉलेस्ट नंबर इज ए। भाई ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा 21 है, सबसे छोटा 9 है इन तीनों में। इसका क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी डिफरेंस बोला है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप भी डिफरेंस लो। तो जब आप डिफरेंस लोगे 21 और 9 का, तो 21 और 9 का डिफरेंस होता है 12। तो आपके मुताबिक डिफरेंस आया 12, लेकिन आप कौन हो? आप तो कुछ भी नहीं हो। डिफरेंस तो क्वेश्चन का मैटर करता है। क्वेश्चन का डिफरेंस है 180, आपका है 12। तो अपने 12 को 180 बनाओ। हमारे मुताबिक डिफरेंस आया 12, लेकिन हमें 12 को 180 बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन की वैल्यू ही अल्टीमेट विनर होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी 12 वैल्यू है तो काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? क्वेश्चन 180 डिफरेंस की डिमांड कर रहा है, तो मुझे क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। 12 का टेबल पढ़ो, 180 आता है उसके टेबल में। 12 12 जा 144, 12 का स्क्वायर तो आता ही है आपको। 12 13 जा 156, 12 14 जा 168, 12 15 जा 180। थोड़ी सी टेबल्स की नॉलेज रखनी है। 12 के टेबल में 180 आ गया 15 बार, यानी मेरे को क्वेश्चन की वैल्यूज को 15 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये जो 9 निकला था ये भी 15 गुना कर दो,
ये जो 20 निकला था ये भी 15 गुना कर दो, और ये जो 21 निकला था ये भी 15 गुना कर दो। भाई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये नंबर है इनका डिफरेंस तो 12 ही है, जबकि 180 बनाने के लिए क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई 15 गुना करो सब चीजें, तो मैंने सब चीजें 15 गुना करनी है। अब चाहिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स का सम मांग रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं और पहले सम निकाल लेते हैं अपने मुताबिक। 15 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले अपने मुताबिक सम निकाल लेते। तो मेरे मुताबिक सम आया भाई 21 और 9 30, 30 और 20 50। अकॉर्डिंग टू मी सम बना 50, लेकिन मुझे पता है कि अभी एक कमी रह गई, अभी मैंने 15 गुना नहीं किया। अब कर लो। यहाँ आप इंडिविजुअली सभी को 15-15 गुना कर लेते, फिर प्लस कर लेते अकॉर्डिंग टू यू। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकते हो, मर्जी है, पूरा भी कर सकते हो। सम 750 ही बनेगा भाई, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। मैं इसको फिर से कर देता हूँ। नंबर्स लिखे, उनका रेशो क्वेश्चन में दिया था 1/4, 5/9, 7/12। ऐसा रेशो हमें नहीं पसंद। हमने क्या किया, हमने लिया जी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो आ गया 36, तो सभी को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है। हो गया 4 1 जा 4 9 जा 9 1 जा 9 4 जा 12 1 जा 12 3 जा। रेशो बन गया 9:20:21। अच्छा रेशो बन गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जब रेशो बन गया, अब क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। डिफरेंस यानी कि माइनस किस किस का, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। तो कीजिए, ये रहा जी ग्रेटेस्ट नंबर, ये रहा जी स्मॉलेस्ट नंबर, इनको करो माइनस ताकि इनका डिफरेंस निकले। तो 21 में से 9 गए 12, आपके मुताबिक डिफरेंस आया 12, लेकिन आपका डिफरेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता क्वेश्चन का जो दिया है 180। तो अपने 12 को 180 बनाओ, अपने 12 को 180 में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्जन के टाइम आप समझ गए कि ये 15 गुना करके बन रहा है। अगर ये 15 गुना करके बन रहा है तो क्वेश्चन की हर वैल्यू 15 गुना करनी पड़ेगी, ताकि हम क्वेश्चन के साथ सिंक में रहें। नहीं तो हम 12 से पीछे चल रहे हैं, जब तक हम उसको 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमारी बात नहीं बनेगी। हमारा ये 12 डिफरेंस बन रहा है, उनका डिफरेंस 180 दिया हुआ है, 15 से मल्टीप्लाई करके ही चीजें बैलेंस होंगी। एंड में क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, सभी नंबर्स का उसको सम चाहिए। सम होता है जी प्लस। तो पहले मैंने सम कर लिया, सम बना 9 + 20 + 21 यानी कि 21 और 20 41, 41 + 9 50। बट आई नो कि अभी 15 गुना नहीं किया था, तो अब कर लो। तो 15 पंजे 75, 750 इज योर आंसर, विच इज द सी ऑप्शन। और इसके बाद ये दो क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करके देंगे मेरे को। बस इसमें एक चीज मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। हेल्प ये कि देखो ये लिखा है A/B, प्रोपोर्शन की साइन डाली है। तो यार प्रोपोर्शन की साइन का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो जहां जहां ये साइन दिख रही है वहां आप इज इक्वल टू एज्यूम करो। तो ये A और B का रेशो दिया हुआ है, सिमिलरली ये B और C का रेशो दिया, यहाँ इज इक्वल टू डाल लो। ये B और C का रेशो हो गया, और ये C और D का रेशो हो गया। बस मैं इतनी हेल्प करूंगा कि कहीं आप इस साइन से डर ना जाओ, ये साइन होता है इज इक्वल टू का। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। इन दो क्वेश्चनों के आंसर कमेंट सेक्शन में देना। कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए मेरे को एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मेरे को आंसर से मतलब है। इफ यू कैन आंसर दीज करेक्टली आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि जो 7-8 क्वेश्चन किए उसके बाद अगर आप दो खुद से कर पाते हो, तो इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं कि खुद से हो पाए। मेरी वीडियो देख के वो कर लिए, दैट्स नॉट माई मोटिव। खुद से अपनी किताब से क्वेश्चन पकड़ा और हो रहा है, तो वही तो मेरा सिखाने का पर्पज है कि आपको खुद को मैथमेटिशियन बनना है। सिर्फ वीडियो से समझ आ रहा है, दैट्स नॉट एनफ। प्रैक्टिस खुद की चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ ही बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, कॉइन्स वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाऊंगा, देन स्कूल में बच्चे गर्ल्स बॉयज का रेशियो वो सब होगा, एम्प्लॉयज वगैरह बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एजीज वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बनते हैं, एक वीडियो लगेगी पूरी इसमें। फिर
पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, वो एक टाइप के क्वेश्चन है। बहुत टाइप के क्वेश्चन है रेशो में भी। इसमें सब्र रखना, इसमें 8-9 वीडियोस के बाद फिर आप होने लगते हो कि यार इतना कैसे हो गया। 8-9 वीडियोस लग जानी है, और इतनी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। 9 वीडियोस परसेंटेज की, 9 ही वीडियोस मान के चलो रेशो की, ये 18 वीडियोस कहीं ना कहीं आपका बेस बिल्ड करेंगी। फिर हम प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब मजे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।